यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, कान में हेडफोन लगाकर बिल्कुल शांति से बिहार सुनिए। का मध्यकालीन इतिहास। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अर्थवेद में मिलता है। अभियान चिंतामणि के अनुसार मगध को किकट कहा गया है। मगध बुद्धकालीन समय में एक शक्तिशाली राजतंत्रों में एक था। यह दक्षिणी बिहार में स्थित था, जो कालांतर में उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह थी। यह 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित हुई। मगध राज्य में तत्कालीन शक्तिशाली राज्य कौशल वात्सव अवंती को अपने जनपद में मिला लिया। इस प्रकार मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में हो गया और प्राचीन मगध का इतिहास ही भारत का इतिहास बना। प्राचीन गणराज्य। प्राचीन बिहार में गंगा घाटी में लगभग 10 गणराज्यों का उदय हुआ। ये गणराज्य: पहला कपिलवस्तु के शाक्य, दूसरा सुम सागर पर्वत के भाग, तीसरा केशपुर के कलाम, चौथा रामग्राम के कोलिया, पांचवा कुशीमारा के मल्ल, छठा पावा के मल्ल, सातवां पिपलीगन के मारिया, आयकल्प की बुल्ली, नौवां वैशाली की लिच्छवी, 10वां मिथिला के विदेह। प्राचीन काल में आर्यन अपने गणराज्य का नामकरण राजन्य वर्ग से किसी विशिष्ट व्यक्ति के नाम पर किया करते थे, जिसे विदेह कहा गया। ये जन का नाम था। कालांतर में विदेह ही विदेह हो गया। विदेह राजवंश की शुरुआत इक्ष्वाकु के पुत्र निमि विदेह के मानी जाती है। यह सूर्यवंशी थे। इस वंश का दूसरा राजा मिथिजनक विदेह ने मिथिलांचल की स्थापना की। इस वंश के 24वें राजा शीर्ध्वज जनक थे, जो कौशल के राजा दशरथ में के समकालीन थे। विदेह की राजधानी मिथिला थी। इस वंश के करल जनक अंतिम राजा थे। पटना और गया जिला का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। मगध प्राचीन से ही राजनीतिक उत्थान पतन एवं सामाजिक धार्मिक जागृति का केंद्र बिंदु रहा है। मगध बुद्ध के समकालीन एक शक्तिशाली व संगठित राजतंत्र था। कालांतर में मगध का उत्तरोत्तर विकास होता गया और मगध का इतिहास संपूर्ण भारतवर्ष का इतिहास बन गया, जो कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विकास के प्रमुख स्तंभ के रूप में है। बृहद्रथ वंश। यह सबसे प्राचीनतम राजवंश था। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार जरासंध के पिता तथा चेदीराज वसु के पुत्र बृहद्रथ ने बृहद्रथ वंश की स्थापना की। इस वंश में 10 राजा हुए, जिनमें बृहद्रथ पुत्र जरासंध एवं प्रतापी सम्राट था। जरासंध ने काशी, कौशल, चेदी, मालवा, विदेह, अंग, वंग, कलिंग, कश्मीर और गंधार राजाओं को पराजित किया। इस वंश का अंतिम राजा रिपुंजय था। रिपुंजय को उसके दरबारी मंत्री पुलिक ने मारकर अपने पुत्र को राजा बना दिया। वैशाली के लिच्छवी। बिहार में स्थित प्राचीन गणराज्यों में बुद्धकालीन समय में सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली राज्य था। इस गणराज्य की स्थापना सूर्यवंशी ये राजा इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल ने की थी, जो कालांतर में वैशाली के नाम से विख्यात हुई। वंश
बिम्बिसार ने हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में की। इसके साथ ही राजनीतिक शक्ति के रूप में बिहार का सर्वप्रथम उदय हुआ। बिम्बिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिम्बिसार ने राजगीर को अपनी राजधानी बनाई। इसके वैवाहिक संबंधों की नीति अपनाकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बिम्बिसार 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व। बिम्बिसार एक कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी शासक था। उसने प्रमुख राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित कर राज्य को फैलाया। महावग के अनुसार बिम्बिसार की 500 रानियां थीं। उसने अवंती के शक्तिशाली राजा चंद्रप्रद्योत के साथ दोस्ताना संबंध बनाया। उसने अंग राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। वहां अपने पुत्र अजातशत्रु को उपराजा नियुक्त किया था। बिम्बिसार महात्मा बुद्ध का मित्र और संरक्षक था। विनय पिटक के अनुसार बुद्ध से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, लेकिन जैन और ब्राह्मण धर्म के प्रति उसकी सहिष्णुता थी। बिम्बिसार ने करीब 52 वर्षों तक शासन किया। बौद्ध और जैन ग्रंथानुसार उसके पुत्र अजातशत्रु ने उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था, जहां उसका 492 ईसा पूर्व में निधन हो गया। बिम्बिसार अपने बड़े पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी घोषित किया था। भारतीय इतिहास में बिम्बिसार प्रथम शासक था जिसने अस्थायी सेना रखी। बिम्बिसार की हत्या बुद्ध के विरोधी देवव्रत के उकसाने पर अजातशत्रु ने की थी। शिशुनाग वंश। शिशुनाग 492 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा। महावंश के अनुसार वह लिच्छवी राजा के वेश्या पत्नी से उत्पन्न हुआ था। पुराणों के अनुसार वह क्षत्रिय था। इसने सर्वप्रथम मगध के प्रबल प्रतिद्वंदी राज्य अवंती को मिलाया। मगध की सीमा पश्चिमी मालवा तक फैल गई और वत्स को मगध में मिला दिया। वत्स और अवंती के मगध में विलय से पाटलिपुत्र को पश्चिमी देश से व्यापारिक मार्ग के लिए रास्ता खुल गया। शिशुनाग ने मगध से बंगाल की सीमा से मालवा तक विशाल भूभाग पर अधिकार कर लिया। शिशुनाग एक शक्तिशाली शासक था जिसने गिरिब्रिज के अलावा वैशाली नगर को भी अपनी राजधानी बनाया। 394 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई। कालाशोक। यह शिशुनाग का पुत्र था जो शिशुनाग के 394 ईसा पूर्व मृत्यु के बाद मगध का शासक बना। महावंश में इसे कालाशोक तथा पुराणों में काकवर्ण कहा गया है। कालाशोक ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरण कर दिया था। इसने 27 वर्षों तक शासन किया। कालाशोक के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म की द्वितीय संगति का आयोजन हुआ। 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग का अंत हो गया और नंद वंश का उदय हुआ। नंद वंश। 2024 ईसा पूर्व में महापद्म नंद नामक व्यक्ति ने नंद वंश की स्थापना की। पुराणों में इसे महापद तथा महाबोधि वंश में उग्रसेन कहा गया है। यह नाई जाति का था। चाणक्य ने अपनी कूटनीति से घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनाया। नंद वंश के समय मगध राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत समृद्धशाली राज्य बन गया। मौर्य वंश। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव डाली। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों के अत्याचार व घृणित शासन से
मुक्ति दिलाई और देश को एकता के सूत्र में बांधा और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। यह साम्राज्य गणतंत्र व्यवस्था पर राजतंत्र व्यवस्था की जीत थी। इस कार्य में अर्थशास्त्र नामक पुस्तक द्वारा चाणक्य ने सहयोग किया। विष्णुगुप्त व कौटिल्य उनके अन्य नाम हैं। आर्यों के आगमन के बाद यह प्रथम स्थापित साम्राज्य था। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म वंश के संबंध में विवाद है। ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन ग्रंथों के परस्पर विरोधी विवरण मिलते हैं। जिस समय चंद्रगुप्त राजा बना था, भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत खराब थी। उसने सबसे पहले एक सेना तैयार की और सिकंदर के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ किया। 317 ईस्वी पूर्व तक उसने संपूर्ण संधि और पंजाब प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। अब चंद्रगुप्त मौर्य सिंध तथा पंजाब का एक छत्र शासक हो गया है। पंजाब और सिंध विजय के बाद चंद्रगुप्त तथा चाणक्य ने घनानंद का नाश करने हेतु मगध पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में घनानंद मारा गया। अब चंद्रगुप्त मौर्य के एक विशाल साम्राज्य मगध का शासक बन गया। सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस उसका उत्तराधिकारी बना। वह सिकंदर द्वारा जीता हुआ भूभाग प्राप्त करने के लिए उत्सुक था। इस उद्देश्य से 305 ईसा पूर्व उसने भारत पर पुनः चढ़ाई की। चंद्रगुप्त की पश्चिमोत्तर भारत के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर एरिया, हेरात, अराकेसिया, जेड्रोसिया, पेलोपोनेसाई के भूभाग को अधिकृत कर विशाल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। सेल्यूकस ने अपनी पूरी हेलेन का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। उसने मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया। बिंदुसार 297 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व। यह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र व उत्तराधिकारी था, जिसे वायु पुराण में मद्रास और जैन साहित्य में सिंहसेन कहा गया है। यूनानी लेखक ने इन्हें अभिलोटेत्सक कहा है। यह 297 ईसा पूर्व मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा। जैसे ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की माता दुर्धरा थी, थेरवादा परंपरा के अनुसार वह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। बिंदुसार 297 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व। यह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र व उत्तराधिकारी था, जिसे वायु पुराण में मद्रास और जैन साहित्य में सिंहसेन कहा गया है। यूनानी लेखक ने इन्हें अभिलोटेत्सक कहा है। यह 297 ईसा पूर्व मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा। जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की माता दुर्धरा थी। थेरवाद परंपरा के अनुसार वह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। अशोक 273 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व। राजगद्दी प्राप्त होने के बाद अशोक को अपनी आंतरिक स्थिति सुदृढ़ करने में 4 वर्ष लगे। इस कारण राज्यारोहण 4 साल बाद 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष 269 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। आंतरिक अशांति से निपटने के बाद 269 ईसा पूर्व में उसका विविध अभिषेक हुआ। 13वें शिलालेख के अनुसार कलिंग का युद्ध में 1,50,000 व्यक्ति बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए। 1 लाख लोगों की हत्या कर दी गई। सम्राट अशोक ने भारी नरसंहार को अपनी आँखों से देखा। इसे
द्रवित होकर अशोक ने शांति, सामाजिक प्रगति का समाज धार्मिक प्रचार किया। कलिंग युद्ध ने अशोक के हृदय में महान परिवर्तन कर दिया। उसका हृदय मानवता के प्रति दया और करुणा से उद्वेलित हो गया। उसने युद्ध क्रियाओं को सदा के लिए बंद कर देने की प्रतिज्ञा की। यहाँ से आध्यात्मिक और धर्म विजय का युग शुरू हुआ। उसने बौद्ध धर्म को अपना धर्म स्वीकार किया। अशोक एवं धर्म। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक के शासनकाल में ही पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मोगाली पुत्र तिस्या ने की। इसी में अभिधम्मपिटक की रचना हुई और बौद्ध भिक्षु विभिन्न देशों में भेजे गए, जिनमें अशोक के पुत्र महेंद्र एवं पुत्री सिंघमित्रा को श्रीलंका भेजा गया। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और साम्राज्य के सभी साधनों को जनता के कल्याण हेतु लगा दिया। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए निम्नलिखित साधन अपनाए। पहला है धर्म यात्राओं का प्रारंभ, राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति, धर्म महापात्रों की नियुक्ति, दिव्य रूप का प्रदर्शन, धर्म श्रवण एवं धर्मोपदेश की व्यवस्था, लोकाचारित के कार्य, धर्म लिपियों का खुदवाना, विदेशों में धर्म प्रचार को प्रचारक भेजना आदि। अशोक के 14 शिलालेख विभिन्न लेखों का समूह है, जो 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। पहला, धौली, यह उड़ीसा के पुरी जिला में है। दूसरा, शहबाज गढ़ी, यह पाकिस्तान पेशावर में है। तीसरा, मानसेहरा, यह हजारा जिले में स्थित है। चौथा, कालपी, यह वर्तमान उत्तरांचल देहरादून में है। पांचवा, जौगढ़, यह उड़ीसा के जौगढ़ में स्थित है। छठा, सोपरा, यह महाराष्ट्र के थाने में जिले में है। सातवां, एरागुडी, यह आंध्र प्रदेश के कर्नूल में स्थित है। आठवां, गिरनार, यह काठियावाड़ में जूनागढ़ के पास है। अशोक के लघु शिलालेख 14 शिलालेखों के मुख्य वर्ग में सम्मिलित नहीं है, जिसे लघु शिलालेख कहा जाता है। ये निम्नांकित स्थानों से प्राप्त हैं। जैसे रूपनाथ, यह मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में है। दूसरा, गुजरी, यह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। भब्बू, यह राजस्थान के जयपुर जिले के विराटनगर बैराठ में है। मास्की, यह रायचूर जिले में स्थित है। सहसराम, यह बिहार के शाहाबाद जिले में है। धम्म को लोकप्रिय बनाने के लिए अशोक ने मानव व पशु जाति के कल्याण हेतु पशु पक्षियों की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। राज्य तथा विदेशी राज्यों में सभी मानव तथा पशु के लिए अलग चिकित्सा की व्यवस्था की। अशोक के महान पुण्य का कार्य एवं स्वर्ग प्राप्ति का उपदेश बौद्ध ग्रंथ संयुक्ता निकाय में दिया गया है। अशोक ने दूर दूर तक बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु दूतों प्रचारकों को विदेशों में भेजा और दूसरे तथा 13वें शिलालेख में उसने उन देशों का नाम लिखवाया जहां दूत भेजे गए थे। अभी तक अशोक के 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। सर्वप्रथम 1737 ईसा पूर्व में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने
अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। रायपुरबा, यह भी बिहार राज्य के चंपारण जिले में स्थित है। प्रयागराज, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था, जो बाद में मुगल सम्राट अकबर द्वारा इलाहाबाद के किले में रखवाया गया था।